नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, इस देश में अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा है। काफ़ी लंबे समय से सत्तारूढ़ पार्टी की ये कोशिश है कि न्यायपालिका को अपने कब्जे में लिया जाए, उसका इलाज किया जाए। लेकिन कोई बोलेगा और किस तरीके से बोलेगा, इसकी एक निर्धारित स्क्रिप्ट होती है और उस स्क्रिप्ट को पढ़ा है हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। जगदीप धनखड़ जी ने वर्मा जी के केस के बहाने पूरी सुप्रीम कोर्ट को ही लपेटे में लिया है और अब देश का एक बड़ा वर्ग, जिसमें छद्म रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग शामिल हैं, वो इस मांग को उठा रहे हैं कि अब इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या देश की न्यायपालिका बीमार है जिसका इलाज किया जाएगा, या फिर इस बहाने न्यायपालिका के पर उतरने की कोशिश की जा रही है? अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारत में रबर स्टैंप की तरह काम करता है या मंत्री परिषद की सलाह पे उसको काम करना होता है। लेकिन अब उपराष्ट्रपति जी ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति न्यायपालिका से भी बड़ा होता है। क्या चल रहा है इसके पीछे, आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइए और इसी विषय पे चर्चा करते हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी से। डॉक्टर साहब, जगदीप धनखड़ जी पूरे जोश में हैं और राजस्थान से वो एम्बुलेंस लाएंगे शायद, हैं? क्या चल रहा है देश में ये? देखिए, पहले तो मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि हमें धनखड़ जी पे चर्चा करनी पड़ती है। कोई इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, अगर उन पर हम बातचीत करें तो अच्छा लगता है कि हम इंडिविजुअल्स पे बात करते हैं लाके। और ये माहौल ऐसा बन गया कि यहाँ इंडिविजुअल सबसे ऊपर हो गया, सर्वोपरि हो गया। और उसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी को, जो उनके समर्थक हैं जिसमें उपराष्ट्रपति भी शामिल हैं, वो एक होली काऊ की कंसेप्ट होती है कि उसको होली काऊ की तरह देखते हैं कि इसे कोई कुछ ना कह दे, बस ये देश से ऊपर चीज़ है। हाँ। तो ये एक गाना आया था, एक फिल्म थी लैला मजनू की, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। तो दीवाना है ना, और लैला ये कहती फिर रही कि इसे कुछ मत कह देना, हमारी जान ले लो। तो ये इंतहा है मोहब्बत की, है ना। और जो भी इस मोहब्बत की लड़ाई में शामिल होता है, दिखावे में शामिल होता है, वो पहले वालों को आउटबीट करना चाहता है। मतलब पहले वाला यहाँ तक गया तो मैं यहाँ तक पहुँचूँ। हाँ। तो मुझे लगता है भारत का उपराष्ट्रपति तो कभी चर्चाओं में रहा ही नहीं, कभी भी। वो चुपचाप राष्ट्रपति भी नहीं होते। लेकिन धनखड़ जी को पता नहीं क्या है, अब उनको ये लग रहा है कि अश्वमेध का घोड़ा नरेंद्र मोदी का भागा जा रहा है, सरपट। और कहीं बीच में कोई न्यायपालिका का कोई जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसकी गति को धीमा कर देता है। वो मोदी जी को तो रिएक्ट करते नहीं, वो करवाते हैं। हाँ, लेकिन जो आशिक हैं इधर उधर के, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि ये क्या हुआ, मोदी जी तो विश्व विजेता होने चले थे और ये इसको रोक दिया गया। और धनखड़ साहब, जो कि खुद एक बहुत सीनियर एडवोकेट रहे हैं, लेकिन अब जाके लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में सठिया जाता आदमी या कुछ हो जाता, उस तरह के शब्दों का मैं इस्तेमाल तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन हालत ये है कि उन्होंने सारे देश के बूढ़ों को डाउटफुल कर दिया, जिसमें मैं अपने आप को भी मानता हूँ। पहले हम मानते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब देश का उपराष्ट्रपति पे एक उम्र तारी हो रही है, उस पर दिख रही है बिल्कुल, और वो अजीबोगरीब बातें करते हैं। और इस समय क्या उनका लक्ष्य क्या है? भाई, आप उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति आपको कोई नहीं बनाने जा रहा। नहीं, ऐसी बातें करेंगे तो चांसेस तो हैं, है ना। तो इस तरह की हरकतें जब वो कर लेते हैं, अब नया काम छोड़ दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? सुप्रीम कोर्ट बना किस लिए? हमारे यहाँ देखिए, एक मामला हुआ था साहबानों का, राजीव गांधी के समय में। वो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ और उसको पार्लियामेंट ने बदल दिया। तो उसके पीछे एक लॉजिक था कि हमारी व्यवस्था में जो चारों अंग है उसमें संसद सर्वोच्च है, संसद उसको काम को कर सकती है, वो उसको संवैधानिक अधिकार था। बेशक बात गलत थी, तार्किक रूप से अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन राजीव गांधी ने अपनी राजनीति के तकाजों के तहत उस चीज़ को बिल्कुल वापस मतलब बदलवा दिए वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि अतीत में कभी इस तरह की चीज़ें ना हुई हों, इस तरह से क्राइसिस आते रहे हैं। लेकिन अब जो स्थिति है, उपराष्ट्रपति का ये कहना कि भाई उनको कोई अधिकार नहीं है, तो अधिकार तो यहाँ अल्टीमेट किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तो लोक है और उसके कुछ प्रिंसिपल हैं कि हमने जो है
लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी या जो ह्यूमन डिग्निटी, उन सारी चीज़ों के दृष्टिगत कोई फैसले लेने होते हैं। तो अब जब सर्वोच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति तो फैसले करता नहीं। हाँ जी। और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है, खन्ना ने, कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमारा कोई मजहब नहीं होता, हम सब चीज़ से कट जाते हैं, हमारे दिस साइड और दैट साइड कोई मैटर नहीं करती, ठीक है ना। और अभी तो कुछ कहा भी नहीं, ऐसा कुछ विशेष बात भी नहीं की उन्होंने। अगर उन्होंने एक डेडलाइन ये फिक्स की है, और ये बहुत बुनियादी सवाल है, अब जिस तरह के हालात हो गए, पहले चीज़ें नहीं थी तो आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, अब अगर तमिलनाडु में आप उनके बिल्स को गवर्नर पास ही नहीं कर रहा है ना, तो कोई तो हल निकालना पड़ेगा, कोई तो निकालना ही पड़ेगा आपको। तो वो वहाँ की सरकार गई, वो रोक ही नहीं सकता बिल, या तो वापस कर सकता है। वहाँ की सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई जी, वो तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ना, कि हमारे तो काम ही नहीं हो पा रहे। एक सदन ने कानून बना दिया, उससे ऊपर तो कोई नहीं है विधानसभा से या संसद से। तो जब वहाँ वो पारित हो गया और वो जा रहा है मंजूरी के लिए गवर्नर की, तो वो अपना दें उस पर निर्णय, क्या करना। अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा तो वो सेकंड ओपिनियन के लिए राष्ट्रपति के पास भेज देंगे उसको। अब यहाँ तो गवर्नर उस पर एक्शन नहीं ले रहा, उधर से राष्ट्रपति के यहाँ चला गया तो वहाँ पड़ा हुआ है। और इसके पीछे केवल राजनीतिक वजह है। अगर किसी उत्तराखंड में जैसे हुआ था आपका, इसका एक मुस्लिम कानून था, वो कुछ इसी तरह का था, तो एकदम पास हो जाते हैं। तो जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पर राज्यपाल के माध्यम से उनको एक स्टेलमेट बना देना कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, और उसके बाद में आप राष्ट्रपति के यहाँ डिले होगी। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो उन्होंने कोई गोली थोड़ी मारी, उन्होंने एक एडवाइजरी दी है उनको कि राष्ट्रपति को ये करना चाहिए, हो जाना चाहिए। ये जनता चाह रही है, राष्ट्रपति को जनता से ऊपर थोड़ी हैं। आप आम लोगों से बात करोगे तो वो यही कहेगा, आम लोगों का मतलब है आपका सदन जिसमें पारित हो रहा है बिल। जब वो बहुमत से बिल पारित हो गया तो राज्यपाल को कुछ उस पर करना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी चलो, एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उनका एक दायित्व है कि समीक्षा कर लें, तो उस पर ये टाइम लिमिट तो होनी चाहिए। और उसके बाद राष्ट्रपति नहीं तो आप 5 साल तक आप कुछ भी मत करते रहना। अब देखिए, हमारी व्यवस्था ये है कि पहले बिल पारित होते हैं, लेकिन एक प्रोविजन ये है कि आपको बहुत अर्जेंसी है तो आप ऑर्डिनेंस ले आएंगे, है ना। तो उसका एक व्यवस्था है, लेकिन वो इमरजेंसी में है, ऐसे नहीं कि आप हर चीज़ इसका इस्तेमाल। जैसे कोरोना में ये लोग अध्यादेश ले आए थे, काले कानून लाए थे। अब एक नए सिरे से ये बहस छेड़नी, और ये आज से शुरू नहीं हो रही है। अब देखिए, अमित शाह ने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले ना दे जिनका पालन करना मुश्किल हो। ये शुरुआत वहाँ से होती। किरण रिजिजू जो है, उन्होंने भी अभी कुछ कहा था। 2-3 मंत्रियों का ये पूल सा बना है ना। फिर उपराष्ट्रपति आए हैं। मतलब और प्लानिंग तो कोई बहुत लंबी चौड़ी है। बिल्कुल प्लानिंग है। और उसके बाद उपराष्ट्रपति ने कहा, तो इनकी आंखों में खटक रहा है सुप्रीम कोर्ट। अरे एक बहुत हैरत की बात बताऊं मैं, सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है। नहीं, सच बात तो ये है कि बहुत कम जजेस को छोड़ दें तो ज्यादातर जजेस वहाँ भी यही हाल है, पूरा मैनेज में है सारे के सारे। उसमें क्या होता है कि देश के लोगों को ये भी डाउट है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी टिप्पणी कर देगा जिससे सरकार के लिए परेशानी खड़ी होगी, और उसकी आड़ में 3-4 चीजें उनके पक्ष में चली जाएंगी। तो एक नई पॉलिटिक्स वहाँ पे हो रही है। तो ऐसा लगता है कई बार कि जैसे हमारे आम लोग भी कहते हैं, कोई ऐसा डिसीजन आता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मतलब जुडिशरी में तो अभी भरोसा किया जा सकता है, भाई जुडिशरी तो भरोसेमंद है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ चीज़ें अभी हैं, जजेस को आप नहीं कर सकते। और जैसे ही ये माहौल बनता है तो कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जहाँ लोग कुछ और अपेक्षा कर रहे हैं और डिसीजन उसके कुछ और हो गया। तो यहाँ तो अंतरात्मा की आवाज पे हो जाते हैं। तो जो संविधानिक प्रमुख के नाते इन पदों पे बैठे हैं वो भी, या जो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं वो भी, या जो स्वायत्त संस्थाएं हैं वो भी, और जुडिशरी भी, यहाँ तो सब राजनीति के अपनी अपनी राजनीति हो रही है। अब गवई राज्यसभा में चले गए थे, आरोप तो लगा था लड़की छेड़ने का, उन पे तो बहुत कुछ है ना। तो नैतिकता का तकाजा तो ये था कि उस तरह की चीज़ें ना होती, लेकिन ये हो रहा है। तो ये सबकी एक मलाई खाने की जो पॉलिसी चल रही है ना, कि रिटायरमेंट हो गया तब भी, और उसके बाद जो जीवन का थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है उसमें भी सत्ता की सपोर्ट मिलती रहे और हमारी मस्ती, हमारा आनंद लगातार बढ़ता रहे, वो वाली सोच है। तो आज अगर हम ये महसूस करें कि भाई तुलना करें कि एक वो थे, उस तरह के लोग थे, और आज इनको देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा निराशा होती। और धनखड़ साहब ने ये जो एक, चलो मैं कहता हूँ ये बात उन्होंने शुरू कर दी, तो बैठ के कौन करेगा हल, इसका ये हल निकाल दो, बुला लो संसद नहीं। अगर न्यायपालिका में कोई अगर थोड़ी बहुत भी बचा है तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चलाना चाहिए इस पे। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति हैं तो क्या हुआ, नागरिक तो है ही नहीं। ये मैं बताया ना कि यहाँ तो लोक से ऊपर तो कोई भी नहीं है ना।
और इसीलिए हमारी पार्लियामेंट को सर्वोच्च माना गया, क्योंकि वो लोग का प्रतिनिधित्व करती है, उससे ऊपर तो कोई भी चीज़ नहीं है ना। और इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उन्होंने बड़ी समझदारी का काम दिया था। उन्होंने संविधान में संशोधन करने की एक सुविधा दी थी। उनको पता था कि आज चीज़ें जो प्रासंगिक हो सकता है 20 साल बाद ना हो। नहीं, इनका कॉलेजियम सिस्टम को तो वो खत्म करना ही चाहते हैं, उसके ऊपर तो बात चल ही रही है। और ऐसा भी कहते हैं कि उसमें कुछ जाति विशेष का आरक्षण, अघोषित आरक्षण है जज बनने में। तो अब ये दो चीज़ें, एक तो ये जो हुआ था आपका गवर्नर्स वाली टाइम लिमिट का था, और अब दूसरा ये वक्फ बोर्ड का कल होगा, वक्फ बोर्ड का होगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सरकार को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि जस्टिस जो है उन्होंने कई बातें इस तरह की कह दी हैं जो सरकार के लिए सुविधाजनक नहीं है। अब उन्होंने ये पूछ लिया कि आप जो बना रहे हो जो बोर्ड, इसमें आप क्या अगर हिंदुओं का कोई ट्रस्ट ऐसा होगा तो उसमें क्या मुसलमान प्रतिनिधि होंगे? अब ये चीज़ें तो इनसे बर्दाश्त नहीं है, तो अब इसको लेकर नए हमले होंगे। हाँ, फिर तो अगर उनके में है तो यहाँ भी होंगे। तो लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच हमारी ये मान के चलेगी कि सब चीज़ें हमें असिस्ट करने के लिए हैं, इंक्लूडिंग जुडिशरी और मीडिया तो चलो आपका असिस्ट कर ही है लगे, तो फिर तो सारा सिस्टम ही ठप हो जाएगा। सिस्टम तो ऑलरेडी ठप हो चुका है, एक भरम बचा हुआ है सर। हाँ, तो उस और ये जो आपने बताया ना कि पहले अमित शाह कहते हैं, फिर किरण रिजिजू कहते हैं, फिर कोई और मंत्रियों का एक गुट कहता है, और उसके बाद में उपराष्ट्रपति आते हैं। और उपराष्ट्रपति भी कई बार जैसे किसानों के पक्ष में कोई बात कह दी थी शिवराज सिंह के, ये पॉलिसी सब जगह है कि एक अच्छी सी बात कह दो जो लोगों को लगे और उनकी सोच बदल जाती है लोगों की, यार नहीं यार हो सकता नहीं, धनखड़ साहब ठीक तो कह रहे हैं। और उसके बाद में अचानक से भरोसा कोई नहीं करता है। हाँ, इन पे कोई भरोसा नहीं करता। नहीं, भरोसा तो मतलब भी नहीं उठता, भरोसे लायक वो काम भी कोई नहीं करते ना। तो जब ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तब ये ममता बनर्जी, अभी तो सत्यपाल मलिक जी भी कह रहे हैं कि राजस्थान में गडकरी जी ने अच्छी सड़कें बनाई। हाँ, सड़कें अच्छी बनाई हैं। हाँ, उन्हीं सड़कों से एम्बुलेंस आएगी। हाँ, न्यायपालिका का इलाज करना। तो ये जो है ना कि भाई हमने सबको मैनेज कर लिया, अब कोई नहीं बोलता, तो ऐसे में अगर कोई आवाज़ हो ऐसी जिससे का ये आशंका हो कि ये बोल सकती है, अब आवाज़ वो एक राहुल गांधी हैं वो आवाज़। हाँ। लेकिन वो अपनी पार्टी में कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में तो ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो बूथ भी नहीं जीता पाते हैं अपना। तो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पर वो वरिष्ठ नेता आज भी उनकी पार्टी में बने हुए हैं। उन्होंने पता है क्या, वो सबसे ज़्यादा राहुल गांधी ने, धर्मेंद्र जी, साथ में ये भी कहा कि हम इनको प्यार से बाहर मतलब कहेंगे। वो प्यार कब आएगा इनका? 2029-32 कभी तो आएगा। वो कह रहे हैं बार बार, वो उनको शर्मिंदा करा रहे हैं, अपराध बोध करा रहे हैं, उन लोगों के चेहरे देखते हैं, वो उनको पता है सब। अब वो सिर्फ इस इंतजार में कि भाई आप ही निकल लो सम्मानजनक, तो भाजपा की तरह एकदम से एक्शन तो होता नहीं। केसी वेणुगोपाल उनके साथ रहते हैं और क्या उनको पता नहीं है कि किसी भी राज्य में कांग्रेस का संगठन ढंग से काम नहीं कर रहा है? कब बनाएंगे संगठन वो लोग? इसका एक फायदा हो रहा है कि वो जो बातें कह रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो डाउटफुल है उन्हें अच्छी ना लग रही हो, लेकिन किसी पार्टी की आंतरिक बातों की रिएक्शन आम जनता में हो रही है। आम जनता उन्हें लग रहा है यार राहुल गांधी बात तो ठीक कह रहा है। ये है तो इनके स्लीपर सेल भरे पड़े हैं, विभीषण भरे पड़े हैं, जयचंद भरे पड़े हैं, और उनको निकालना चाहिए। वास्तव में ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनको अपना बूथ भी नहीं जीता। राहुल गांधी वो बात कह रहे हैं जो आम लोगों को पसंद आ रही है, वो कम्युनिकेट उनसे कर रहे हैं। और कांग्रेस वालों का तो उनको पता ही है क्या है। अब इतना वो अपमानित कर रहे हैं खुलेआम। और मजे की हैरत की बात यह है, और बल्कि सुखद बात है कि इस देश में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता जनता से कुछ छुपा नहीं रहा। पहले जो होता था ना, जैसे आप किसी मुख्यमंत्री से, पूर्व मंत्री से, छत्र से बात करो, बोले नहीं मतभेद नहीं है, मतभेद है, मनभेद नहीं है, इस तरह की लिपापोती होती थी। राहुल गांधी उस दायरे से बाहर निकल चुके हैं। वो ये बता रहे हैं कि जिस कांग्रेस को मैं लीड कर रहा हूँ उसमें मेरे इर्द गिर्द ही ऐसे लोग हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, या जो पार्टी के हितों के खिलाफ हैं। विभीषण बन चुके हैं, जयचंद बन चुके हैं, और लोगों को पता है कौन कौन है। राहुल गांधी फ्रॉम डे वन, जब से वो राजनीति में आया, आप उनका बहुत प्रारंभिक बयान आपको मैं बताऊं तो उन्होंने शायद उत्तराखंड में कहीं गए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर गांधी परिवार का, नेहरू गांधी परिवार का सदस्य नहीं होता तो मेरी कोई औकात नहीं होती। कौन स्वीकार करेगा इस चीज़ को? और मैं राजनीति में आया हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है बंद होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं शुरू से बात, इसीलिए तो ये जितने और लोग परेशान होते हैं ना कि राहुल गांधी इनको जो सत्ता का स्वाद है वो चखा नहीं पा रहे। अब राहुल गांधी ने खुद कहना शुरू कर दिया, भैया तुम बूथ
जिता नहीं सकते, सीनियर लीडर बने फिर रहे हो, है ना। ऑलमोस्ट सारे ही हरियाणा के अगर देखें आप, अमूमन तो ये स्थिति है। वरिष्ठ नेता है जो जिता नहीं पाते। तो अब कांग्रेस को अगर नई शक्ल में तो आना है, लेकिन इस दौरान एक चीज नहीं देखने को मिली सर, रॉबर्ट वाड्रा मतलब कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं लगा आपको कि मैं आवाज उठाता हूँ? ऐसी कौन सी आवाज उठाते हैं? गांधी परिवार मतलब इस एक आदमी की वजह से आज ये सब देख रहे हैं। उस बेचारे की स्थिति ये है कि ये होती है आमतौर पर ना, दामादों की स्थिति होती है इस देश में। अगर कोई बहुत बड़े वो कौन सी आवाज उठाता है ऐसी? हाँ, जिसको सुन के मोदी हिल जाते हैं। जब भी मैंने ये इच्छा जाहिर की है कि मैं लोकसभा में जाऊंगा तो ये सरकार परेशान हो जाती है। अरे कम से कम चलो ठीक मान लेंगे, राहुल प्रियंका राजनीतिक लोग हैं, सोनिया गांधी, उनको तो मोदी जी को भेज देना चाहिए संसद में। अब ये जब वो कहते हैं कि वाड्रा की मेरे से सरकार डर रही है, ये तो इसमें तो कोई दम नहीं है चीज़ों का। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को छेड़ने का केवल एक ही अर्थ होता है कि भाई हम नेहरू उसको सोनिया गांधी के परिवार को छेड़ रहे हैं, तो कोई उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है, उनको इच्छा बहुत है। अब इस इच्छा का सम्मान तो देखिए गांधी परिवार जब चाहे तब कर दे। हाँ। लेकिन वो तो सर आज के दिन अगर गांधी परिवार किसी मामले में पीछे जाता है तो वाड्रा ही तो है सब कुछ। हाँ, लेकिन वो खामियाजा ही उसका भुगत रहे हैं। नहीं, वो इनको भी आगे नहीं करेंगे। और देखिए वो देश को क्या बता रहे हैं, फिर ना तो भाजपा उनकी मदद कर पाएगी ना कोई और कर पाएगा। अगर उनको राज्यसभा भेजना है तो उनकी जो माता जी हैं वो ये कर सकती हैं, सासू माँ हैं, या उनकी पत्नी उनकी मदद कर सकती हैं। तो वो कुछ ज़्यादा ही हवा ले जाते हैं उस तरीके से ना। और ये इस परिवार के दो दामादों की मैं कई बार तुलना करता हूँ कि एक तो फिरोज गांधी थे, हमारे गाँव में एक ताऊ थे, वो उनके पास कोई काम नहीं होता था, लेकिन वो एक डायलॉग मारते थे कि किसी की कुत्ती का लट लग जाओ मेरी खाट के नीचे आके रोएगी। काम कुछ नहीं था उनके। तो बात जचती नहीं। मेरी तो सलाह यह है कि रॉबर्ट वाड्रा को ना अपने जो पूर्ववर्ती एक दामाद हुए फिरोज गांधी, उनके बारे में जानना चाहिए था कि वो अपने ससुर के खिलाफ ही पार्लियामेंट में बोलते थे। मतलब अगर नेहरू जी को ये चिंता होती थी विपक्ष का नेता बेशक सदन में आए ना आए, लेकिन फिरोज गांधी का आना उनको परेशान कर देता था। और जिस समय फिरोज गांधी की डेथ हुई है तो उन्होंने ये कहा था, पंडित नेहरू ने, कि इंदिरा जी को, हिंदू मुझे नहीं पता था कि फिरोज इतने लोकप्रिय हैं, क्योंकि उस समय इतनी भारी संख्या में लोग उनको विदाई देने आए थे। और नेहरू लिटरली वेप्ट, नेहरू रोए थे उस समय, उनके फोटो हैं उस समय पे। तो अगर रॉबर्ट वाड्रा को अपना आदर्श बनाना चाहिए फिरोज गांधी को, लेकिन अब जिस तरह की हरकतें उन्होंने कर दी है ना अभी तक, तो कार्टून आदमी है जी वो, उसको देख के हंसी आती है। तो पता नहीं प्रियंका जी ने कौन सी। लेकिन एक तो बड़ी बात है, अभी उस पर स्लीपर सेल होने का डाउट नहीं होगा। वो स्लीपर है ही नहीं, वो सेल भी नहीं, कुछ भी नहीं है जी। तो वो ये बार बार ये भी कहते हैं कि मैं आप राजनीति में जाऊंगा अगर परिवार का आशीर्वाद मिला। अब अपना परिवार तो बम सेल जरूर है गांधी परिवार के लिए। परिवार अपना वाला जो है उनका, जहाँ से वो आते हैं वो तो तहस नहस हो गया सारा का सारा। अब यही परिवार है। अब राहुल गांधी भी ठीक है, वो उतना महत्व, राजनीति देखिए, राजनीति अलग चीज़ है, व्यक्तिगत रिश्ते अलग बात है। अगर उन्हें लगेगा कि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो कोई ऐसी सीट है टफ जो वो निकाल सकते हैं, हो सकता है लड़ा भी दें। लेकिन उनकी काबिलियत पे भाई सोनिया गांधी और राहुल प्रियंका को कतई भरोसा नहीं है, है ना। लेकिन उनकी इच्छा बहुत ज़्यादा है। तो और बड़े कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि मैं जब भी इस केंद्र सरकार के उजागर करता हूँ। क्या उजागर करते हुए कुछ भी तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर कभी तो रुस्सा पटेल नहीं होता इनका, उनकी आयु भी ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि 25-30 साल बाद वो उपराष्ट्रपति बन जाए भारत के। पता नहीं सर, जिस तरह की परंपरा चल रही है, धनखड़ जी को का रिकॉर्ड वही तोड़ सकते हैं अगर बन जाए तो। हाँ, धनखड़ जी कि देखो उनका जीवन तो सफल हो गया। वो चौधरी देवीलाल के मतलब एक तरीके से बहुत अनुयायी थे, वहाँ से चले थे। तो किसी का मैं कोई पढ़ रहा था कि इनका तो इतिहास है, ये नेताओं के कोठियों पर हाजिरी देते रहे शुरू से, और प्रोफाइल अच्छा था, एडवोकेट थे, सफल एडवोकेट थे। तो उस वो किसी ने उनको घास नहीं डाली, लेकिन मोदी ने उनके महत्व को समझ लिया कि ये किसी न किसी काम के होंगे और वो अपना जो उनको दायित्व दिया है उसको। लेकिन सर आप चाहे दुनिया की किसी भी सरकार का अध्ययन कर लीजिए, जो बहुत लोकप्रिय सरकारें होती हैं या एक समय पे वो ऐसा लगने लग जाते कि इनके सामने कोई है ही नहीं, तब अचानक से वो एक ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल ज़मीन पे गिर जाते हैं। मुझे लगता है इस सरकार के साथ ऐसा ही कुछ होगा, ये ऐसी गलती जरूर करेंगे कोई ना कोई। देखिए गलती कर रहे हैं अभी, लेकिन वही मैं कहता हूँ, जब अहंकार आदमी के सिर पे हावी होता है तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो चीज़ें कर रहे हैं। हमने इंदिरा गांधी का दौर देखा है, लोग डर रहे थे कि भाई आप ऐसा मत करो। जिस तरह की उन्होंने राजनीति की है ना उस दौर में,
उससे भी लोग डरते थे, वो अनडेमोक्रेटिक चीज़ें कर रही थी सारी, लेकिन अब वक्त है वो करा रहा है। और ऐसा लगता नहीं था वो कभी हारेंगे, या देख लो उनको अब हारना भी देखिए, पड़ा। और 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ और कितनी बड़ी उनकी पर्सनैलिटी उभर के आई, और 71 से लेकर 4 साल के अंदर अंदर हालात ऐसे हो गए कि आपातकाल लगाना पड़ा। और उनकी मूर्खता थी जो भी जनता पार्टी के नेताओं की कि उनकी वापसी भी बड़ी शानदार हुई। तो उस समय दरअसल व्यक्ति को पता नहीं चलता है, जब सफलता के घोड़े पर सवार होता है तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि पतन की गाथा उसी समय चल रही होती है और उसको ध्यान लेकिन दे नहीं पाते लोग। तो अभी भी ये भ्रम है लोगों को कि नरेंद्र मोदी शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं, हाँ 200-300 साल तो जिएंगे ही हाँ वो हाँ, उससे और साथ। अभी कोई खतरा ही नहीं है किसी तरीके का। और अगर ये कोई बाहर की बात नहीं, अगर विद इन पार्टी भी उनके आप जिक्र करते हो जी नितिन गडकरी उनका विकल्प हो सकते हैं, तो लोग चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं उससे, क्योंकि वो इतना इतना डीप रूटेड हो गई सारी चीज़ें कि मोदी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। अब जैसे आप ये देखो ना, जो लोग मोदी को चाहने वाले हैं आज की तारीख में, वो धनखड़ जी को उनसे भी ज़्यादा चाह रहे हैं। धनखड़ हीरो बन चुके हैं उन लोगों के, जो पूरा टोल है ना इस देश में वो मूर्खों तो सर का। बेचारे क्या करें सर, उनका वो सच में बहुत तरस आता है लोगों की, है ना। हाँ, वो तो उनके कई लोगों चेहरे का पे भी जन्म कई ही बार- लोगों की मतलब गुलामी करने के लिए ही होता है, उनको पता नहीं है। अब आप देख लो, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी झुकी नहीं है ट्रम्प के सामने। वैसे तो देखो सारे देश क्या दुनिया अपने देश में कोई एक यूनिवर्सिटी है ऐसी? एक भी सर? मतलब ही नहीं उठता। बल्कि कल कोई मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें लिखा था कि ट्रम्प और रेखा गुप्ता में बड़ी समानता है। अब कहाँ ट्रम्प और कहाँ रेखा गुप्ता? क्योंकि रेखा गुप्ता भी यही कह रही है कि जेएनयू को बंद करो, 10 रुपए की फीस पर ये मौज ले रहे हैं, दारू पीते और पढ़ते लिखते नहीं है। वही भाषा है ट्रम्प बोल रहा है। तो कई कई क्षेत्रों में ये भी वो व्यक्त की जा रही है कि मोदी को फॉलो करने लगे ट्रम्प, और अब तो रेखा गुप्ता को भी फॉलो कर रहे हैं, है ना। ये पूरी दुनिया में कुछ एक ऐसा दौर आ गया है कि जब सिर फिरे जो हैं वो शासक हो गए हैं। अब तो ऐसा माहौल है जी, जो थोड़ा बहुत बोल लेता है ना, जो इनकी बेकायदगियों के बारे में, इनकी तानाशाही के बारे में बात करता है, लोग जो थोड़े बहुत डरे उससे लोग वो उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, चलो कोई तो बोल रहा है। और ये तो भेड़े हैं सर, भेड़ों का तो क्या किया जाए उसमें, तो इनको तो जय बोलनी है अपना। हाँ नहीं, उनको पूरी दायित्व ये मिला हुआ उनको। पर न्यायपालिका के सामने अब 2 चैलेंज तो हैं सर। एक तो अपनी इज्जत बचाना, दूसरा न्यायपालिका की इज्जत बचाना, क्योंकि दूध के दूल्हे वो भी नहीं है सर, बहुत मतलब बिल्कुल ये स्थिति है। मैनेज होते हैं जज, लेकिन उनको अपना दामन ठीक करना पड़ेगा और देश का संविधान को चीफ बचाना जस्टिस पड़ेगा। मैनेज हुए हैं, हाँ। बिल्कुल मैनेज हुए हैं। और अब जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो तो तभी उम्मीद रहती है कि शायद कोई तभी रोशनी होगी, कहीं कोई किरण आएगी, कोई रोशनी आएगी, है ना। तो हो सकता है अभी अंधेरा पूरी तरह से ना छाया हो, या वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा पूरी तरह नहीं भरा हो। तो अब 2 ही स्थिति रह गई हैं, अंधेरे वाली और पाप के घड़े की। लेट अस वेट, कब फूटता है क्या होता है। दोस्तों, भारत को चलाने के लिए एक संविधान बना है और संविधान में सबकी अपनी अपनी शक्तियां निहित हैं, लेकिन अगर किन्हीं 2 शक्तियों में टकराव होगा, जो पहले भी हुआ है, तो उसको बहुत सावधानी से टैकल किया गया है। लेकिन जिस तरीके से उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने ये पूरा विषय उठाया है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा काम इस देश में किसी न किसी तरीके से होने जा रहा है। कुछ ऐसा होगा जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की है। अब वो सरेंडर होगा या फिर कोई और सरेंडर करेगा, आने वाला समय बताएगा। आप ज़रूर इस पर अपने विचार रखिए। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।